हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को। क्या क्या आज की खबरों में देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बच्चे आपको न्यूज़ पढ़नी है, एग्रीमेंट से रिलेटेड है। दो पीएसयूज हैं जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। देखिए, और ये जो है ये रिलेटेड है एनटीपीसी से, राजीव गांधी संयुक्त राज्य चक्र विद्युत परियोजना। इसके बारे में एनटीपीसी के द्वारा बताया गया है कि ये भारत की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें मेथनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। ईंधन के रूप में मेथनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले ऐसी परियोजना है, आपको याद रखना है। और मेथनॉल का उपयोग करके यहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। भारत में इस तरीके की पहली ये परियोजना है। नाम याद रखिएगा, राजीव गांधी संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना। इसे शॉर्टकट में या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका कायमकुलम है। कि हाँ, कहाँ पे ये है आपका केरला में, ठीक है। तो एनटीपीसी का ये आपका प्लांट है और इसमें मेथनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है फ्यूल के रूप में। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे एनटीपीसी का एग्रीमेंट हुआ है बीएचईएल के साथ में इस परियोजना को लेकर, और यही जो है आज की आपकी न्यूज़ है। एनटीपीसी प्लांट की मौजूदा गैस टरबाइन प्रणाली में मेथनॉल फायरिंग का प्रदर्शन करने के लिए इसने बीएचईएल के साथ में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, ये याद रखिएगा। बाकी ये याद रखिएगा कि ये जो आपका पावर प्लांट है जिससे कि मिथेनॉल का इस्तेमाल करके बिजली उत्पादन किया जा रहा है, ये कहाँ पे है, नाम याद रखना है, स्टेट का नाम याद रखना है, और किस चीज़ को लेकर के एनटीपीसी बीएचईएल के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब बच्चे, अगर मिथेनॉल की हम बात करते हैं तो मिथेनॉल जो है ये आने वाले समय में एनर्जी के लिए एक रिप्लेसमेंट होने वाला है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे मिथेनॉल या इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं, जब पेट्रोल की जगह इसके ईंधन के रूप में इसके इस्तेमाल की बात करते हैं, तो इसके बारे में बहुत बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसका केमिकल फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। CH3OH आपका मिथेनॉल होता है। उसके अलावा इसके बारे में कुछ और बातें, जैसे कि यह एक हल्का वाष्पशील रंगहीन और ज्वलनशील तरल होता है, लिक्विड होता है। इसमें इथेनॉल के समान एक विशिष्ट मादक गंध होती है, लेकिन यह अधिक विषैला हो सकता है, ठीक है। मतलब कि मेथनॉल की तुलना में ये आपका ज़्यादा विषैला होता है, ज़्यादा पॉइजनस होता है। इसे मिथाइल अल्कोहल और वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। यह पानी के साथ में पूरी तरीके से मिल सकता है, मतलब कि सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल या फिर इसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। अगला है आपका बायोमास से प्राप्त हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण सीन गैस का उपयोग मिथेनॉल उत्पादन के लिए तेजी से किया जा रहा है। अब बात आती है कि मिथेनॉल कैसे जनरेट किया जाता है। अगर इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है तो कहाँ से इसे प्राप्त किया जाता है, तो कहाँ से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए बच्चे हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन कहाँ से, ये हाइड्रोजन जो है आपका बायोमास से बनाया जाता है, यानी कि जो ऑर्गेनिक मटीरियल होता है उससे जो है हाइड्रोजन बनाया जाता है। फिर उसके बाद जो है उसका इस्तेमाल मिथेनॉल बनाने में किया जाता है। फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इन दोनों के मिश्रण से जो है आपका मिथेनॉल का उत्पादन किया जाता है और उसके बाद में इसका इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में। अब एप्लीकेशंस की बात आते हैं कि हमने बना लिया मिथेनॉल, अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो इसके एप्लीकेशंस की अगर हम बात करेंगे तो इसका उपयोग रसायन बनाने के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए, मोटर वाहन बनाने के लिए, ठीक है। रसायन बनाने वाले मोटर वाहन में, विमानन में, ईंधन से पानी निकालने वाले पेंट प्लास्टिक के लिए विलायक के रूप में, तथा विभिन्न प्रकार के उत्पादों में एक घटक के रूप में यानी कि कंपोनेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। अभी जो है रिसेंट में हमारे यहाँ पे एक ऐसा पावर प्लांट बन गया है जहाँ पर कि मिथेनॉल के इस्तेमाल से बिजली बनाई जा रही है, बिजली जनरेट की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टैटिक पॉइंट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो आपने करंट न्यूज़ पढ़ी या जो आपने एग्रीमेंट पढ़ा दो पीएसयूज के बीच में, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टैटिक पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, करंट वाली न्यूज़ भी आपकी इंपॉर्टेंट है। अगली जो आपकी खबर है ये स्टेट से रिलेटेड है। पहले खबर का मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं न्यूज़ बताऊंगी न्यूज़ क्या है। पहले देखिए बच्चे, आपका एक जगह है, ये आपका स्टेट है मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में एक जगह है, इस जगह का नाम है तामेंगलोंग। तामेंगलोंग एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। तो इस डिस्ट्रिक्ट में हर साल जो है एक पक्षी आता है, जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं ना, वो यहाँ पे आते हैं। तो इस बार भी माइग्रेटरी बर्ड जिसका नाम है फाल्को अमोरिसिस, इसका नाम है फाल्को अमोरिसिस, याद रखिएगा। ये बर्ड जो है यहाँ पे पहुँचने वाला है, ठीक है। और मणिपुर की गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया है, चलिए वो आपकी न्यूज़ में बाद में बताऊँगी, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। जो फाल्को अमोरिसिस है, इसका दूसरा नाम या फिर इसका जो स्थायी नाम है मणिपुर में से क्या कहा जाता है, कौवा इपुइना कहा जाता है, ठीक है। कौवा इपुइना जो है आपका एक बर्ड है, जैसे फाल्कन है, फाल्कन की एक प्रजाति है, ठीक है। ये जो है मणिपुर में आते हैं तामेंगलोंग जिले में माइग्रेशन के दौरान। और उसके बारे में बाकी आते कहाँ से हैं, ये जो है हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं उत्तरी चीन से, पूर्वी मंगोलिया से, और दूसरा जो है आपका सुदूर पूर्वी रूस से। तो यहाँ से जो है इनकी जर्नी स्टार्ट होती है
ये पहुंचते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसके बाद में बच्चे आपका एंटर करते हैं अफ्रीका में। तो इतनी लंबी जो है इनकी माइग्रेटरी जो इनका पाथ है बहुत लंबा है, और उस माइग्रेटरी पाथ में बीच में आता है आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आपका कहाँ पे आएगा, मणिपुर में। और मणिपुर में, पूरे मणिपुर में नहीं, मणिपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि इन बर्ड्स के लिए, इन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जाना जाता है। तो अभी जो है आपकी जो न्यूज़ है वो हम देखेंगे, पहले बच्चे इनका पाथ देखते हैं हम। ठीक है, ये देखिए इनका पाथ है। अभी इस महीने जो है आपका ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में यानी कि मणिपुर में आए हैं। आए कहाँ से, ये मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, यहाँ पे इनकी तादाद है, वहाँ से आते हैं। यहाँ पे जो है भोजन की खोज में आते हैं। उसके बाद में जाते हैं आपका अफ्रीका में, जो साउथ अफ्रीका वाला रीजन है, यहाँ पे जो घास के मैदान है वेल्ड, वहाँ पे ये जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में वापस जो है डायरेक्ट अफ्रीका से डायरेक्ट जो है आपका ये जाते हैं सीधा रसिया या फिर मंगोलिया या फिर चाइना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका इनका माइग्रेशन पाथ है। इनका नाम याद रखिएगा बच्चे। ठीक है, फाल्कन की एक प्रजाति है और इन्हें जो है स्थानीय रूप से मणिपुर में क्या कहा जाता है, कौवाई पुइना कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम मणिपुर सरकार की बात करें, रिसेंट न्यूज़ की बात करें, तो न्यूज़ में आपका ये है कि मणिपुर सरकार ने इनकी कैचिंग पे, इनकी किलिंग पे और इनकी सेलिंग पे क्या कर दिया है, पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। ठीक है, तो ये फाल्कन पक्षी है, इसकी हंटिंग पे, कैचिंग पे, किलिंग पे, सेलिंग पे मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी और न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट जो है आपका ये है। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी याद करने के लिए। पक्षी का नाम है, इसका स्थानीय नाम है, इसका जो है आपका पूछा जा सकता है कि मणिपुर के तवांग जिले में जो आपका माइग्रेटरी बर्ड आता है वो आता कहाँ से है। ठीक है, या फिर मणिपुर के बाद में, नॉर्थ ईस्ट के बाद में ये जाते कहाँ पे हैं। ठीक है, तो अफ्रीका में इसका जो है आपका फाइनल डेस्टिनेशन होता है, फिर यहीं से घूम करके ये आपका सर्दियों के टाइम पे, जब आपका विंटर सीजन शुरू होता है, तभी आपका दोबारा से लौट करके वापस आते हैं। ठीक है, उसके अलावा मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे भले ही ये मणिपुर का नेटिव बर्ड नहीं है, वहाँ का स्थानीय पक्षी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे मणिपुर के लोग जो हैं इसके नाम पे अमूर फाल्कन महोत्सव जो है यहाँ पे आपका मनाते हैं। ठीक है, तो अमूर फाल्कन फेस्टिवल जो है यहाँ पे आपका सेलिब्रेट किया जाता है, एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। ये आपको याद रखना है, मणिपुर का कौन सा वाला जगह है, ये तामेंग लोंग जिला है, जहाँ पर कि फाल्कन नाम का पक्षी आता है हर साल, और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक महोत्सव, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अगली जो न्यूज़ है आप लोगों ने अभी तक ये सुन ली होगी, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, अभी इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होने बाकी हैं। ठीक है, अभी ये फाइनल न्यूज़ नहीं हुई है, क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या यहाँ पे स्टैंड रहता है, या फिर हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इस पर क्या करती है। अभी धीरे धीरे बच्चे अभी इसकी सारी परतें खुलेंगी, उसके बाद में फाइनल न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, पहले इनिशियली देख लेते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, तमिलनाडु में एक मंदिर है जो बहुत फेमस मंदिर है, पॉपुलर है, बहुत आस्था लोगों की यहाँ पे है। मंदिर का नाम है श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अभी वर्तमान में जो तमिलनाडु के सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने पिछली सरकार पे यह आरोप लगाया है, यानी कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जो सरकार थी उस पर आरोप लगाए हैं कि जो वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का जो लड्डू है, यानी कि वहाँ का जो प्रसाद है, वहाँ पे लड्डू को बनाते वक्त जिस ऑयल का इस्तेमाल हुआ है, उस ऑयल में जो है आपका या तो बीफ के फैट का या फिर फिश फैट का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो अभी जो है इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सत्यता है कितनी नहीं है वो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री बताएगी। ठीक है, जेपी नड्डा आपको पता होगा बच्चे हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो फाइनली जो है उन्होंने इस केस में एंटर कर लिया है। अभी देखते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री क्या इसमें जो है आपका वो लेती है, क्या यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। फिलहाल जो है आपका इसमें खोजबीन जारी है और बहुत बड़ा मुद्दा ये आपका बनने वाला है अगर ये केस सोल्व नहीं होता है तो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किस तरीके से आपका हुआ है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, जैसे कि खुद जो है आपके तमिलनाडु के जो यहाँ पे जो आपके चंद्रबाबू नायडू हैं ये आपके चर्चाओं में है। ठीक है, यहाँ पे जो पिछली सरकार जिनकी थी जगनमोहन रेड्डी, वो यहाँ पे आपके चर्चाओं में है। ठीक है, तो और मंदिर आपकी यहाँ पे चर्चाओं में है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ पे आपकी मंदिर है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इस स्टेट की, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, तो आंध्र प्रदेश में बच्चे जो अभी तक जीआई टैग हैं, जीआई टैग जो है अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग देखेंगे फूड का जो आपका होता है, फूड प्रोडक्ट है उन्हें भी जीआई टैग दिया जाता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उन्हें भी जीआई टैग दिया जाता है, या फिर जो आपका हैंडीक्राफ्ट कल्चर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन्हें भी जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के जो फूड प्रोडक्ट हैं जिन्हें कि जीआई टैग मिला हुआ है, उनमें आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनमें बच्चे आपका ये है तिरुपति लड्डू है। ठीक है, तिरुपति लड्डू उसमें है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपका बांदर लड्डू भी है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि तिरुपति लड्डू जो है आपका जीआई प्रोडक्ट है या नहीं है, या इस तरीके से कुछ भी करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का फूड स्टफ में अगर आप लोग देखेंगे तो तिरुपति लड्डू जो है जीआई टैग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये जीआई
GI टैग वाली चीज़ है, जब किसी भी चीज़ को बच्चे, किसी भी वस्तु को GI टैग मिलता है तो वो सिर्फ लोकल मार्केट में नहीं, वो जो है आपका नेशनल या फिर इंटरनेशनली जो है उसे फेमस करने की उसमें बहुत सारी चीज़ें की जाती है, उसे जो है सरकार प्रोत्साहन देती है, ठीक है, ताकि वो चीज़ जो है देश दुनिया तक पहुँचे। तो इसके लिए जो आपका तिरुपति लड्डू सिर्फ प्रसाद नहीं है, वहाँ पे जो है इसे एक बहुत बड़े लेवल पे जो है प्रोड्यूस किया जाता था, बहुत बड़े लेवल पे जो है इसे बनाया जाता था, ठीक है। और ये जो है आपका सिर्फ हमारी कंट्री तक नहीं बचे, बाहर के देशों में भी इसे जो है आपका सेल किया जाता था, वहाँ पे इसे भेजा जाता है, लोग मंगवाते थे प्रसाद के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जिसके कारण आंध्र प्रदेश का ये मंदिर जो है आजकल बहुत चर्चाओं में बना हुआ है। अभी देखेंगे कि इसमें जो है केंद्र सरकार क्या डिसीजन लेती है, या फिर मांग जो भी यहाँ पे जाँच चल रही है, जाँच में क्या निकल करके आता है, किसकी गलती है या फिर किसने जानबूझ के किया है, सब कुछ जो है आपका पता लग जाएगा। अभी तो है एक सरकार जो है दूसरी सरकार पे लगातार जो है इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन फिर भी हमें तब फाइनल न्यूज़ पढ़नी होगी जबकि पूरा का पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो भी जांच हुई होगी सारी हमें पता लग जाएगी, ठीक है। तो अभी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता रखनी है। आंध्र प्रदेश का जो है आपका GI टैग के वाला या फिर मंदिर आपका कहाँ पे है, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू कहाँ के CM है, इस तरीके से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगली जो न्यूज़ है इंटरनेशनल न्यूज़ है। WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जॉर्डन को कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश घोषित कर दिया गया है, ठीक है। कुष्ठ रोग के बारे में, लेप्रेसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, स्किन पे होने वाली एक डिजीज़ है। तो जॉर्डन जो कंट्री है, एक अफ्रीकन कंट्री है, तो यहाँ पे बच्चे पिछले 2 दशकों से, पिछले 2 डिकेड से यहाँ पे जो है कुष्ठ रोग का एक भी केस नहीं मिला है। इसके लिए WHO ने क्या किया है, इस देश को पहला देश ऐसा घोषित कर दिया है जो कि कुष्ठ रोग समाप्त कर चुका है, ठीक है। अब इस कंट्री के बारे में हम थोड़ा देखते हैं, इसकी लोकेशन देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पे ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा यहाँ पे आपका सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के जस्ट बगल में आपका इजिप्ट है, ठीक है। इजिप्ट के ऊपर आप लोग देखेंगे तो जो जेरूसलम वाला, जहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी था, फिलिस्तीन वाला जो एरिया है, उसके जस्ट बगल में आपका जॉर्डन है। ये देखिए, ये आपका जॉर्डन है, और जॉर्डन में अगर आप लोग देखेंगे इसकी कैपिटल आपको पूछी जाएगी तो यहाँ पे है आपका अम्मान, ठीक है। जॉर्डन है और जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, इतना आपको याद रखना है। बाकी जॉर्डन जो है कौन से वाले कंट्रीज से जो है ये बनाता है, बाउंड्री शेयर करता है, आपका सऊदी अरेबिया हो गया, आपका ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे सीरिया हो गया, यहाँ पे आपका इराक हो गया। तो इसकी जोग्राफिकल लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, नक्शे पे कहाँ पे है, कौन सी वाटर बॉडी से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो वाटर बॉडी अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है आपका डेड सी है, ठीक है, डेड सी है बच्चे। डेड सी आपका इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, ठीक है, मृत सागर जिसे हम कहते हैं ना, ये आपका डेड सी है। नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका इजिप्ट वाला एरिया आता है, ठीक है, और पूरा जो सबसे बड़ी इसकी बाउंड्री शेयर हो रही है वो है आपका सऊदी अरेबिया के साथ में, ठीक है। तो जॉर्डन आपको याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश घोषित कर दिया है। इतनी सी न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे एक डिजीज़ की चर्चा हो रही है, डिजीज़ जो है उसका उल्लेख किया गया है। लेप्रेसी के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि लेप्रेसी आपका किस तरीके की डिजीज़ होती है, क्या चीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्यों लोगों को लेप्रेसी होती है। कुष्ठ रोग के लिए, क्योंकि बच्चे हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत सारी मिथक हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कुष्ठ रोग के बारे में जो एक्चुअल में जो अवेयर नहीं है, जो लोग पढ़ते नहीं हैं, उन्हें नहीं मालूम होता कि कुष्ठ रोग जो है आपका किस प्रकार की डिजीज़ है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा याद रखिएगा। लेप्रेसी जो है कुष्ठ रोग, इसका दूसरा नाम भी है, इसे हैंसन रोग भी कहा जाता है, हैंसन डिजीज भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और ये एक प्रकार का बच्चे जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो इन्फेक्टेड है उसे ही ये आपका रोग होगा, ठीक है। तो ये आपको जीवाणु का नाम याद रखना है, बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। और दूसरा क्या है कि एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग किसे कहा जाता है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है जब वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो संक्रामक डिजीज है, ये याद रखिएगा। बाकी बच्चे यह रोग जो है मुख्य रूप से त्वचा को या फिर जो आपका पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, जो परिधीय तंत्रिकाएं होती हैं, उनको इफेक्ट करता है, ठीक है। तो त्वचा तो आप सभी ने देखा होगा, कुछ रोग जो है त्वचा को प्रभावित करता है, लेकिन इसमें आपको याद रखना है परिधीय तंत्रिका, ठीक है, इसे भी ये क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि यह एक NTD है। NTD आई होप आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे। NTD का मतलब क्या है, यह आपका नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, जो आपका ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पे जो आपकी डिजीज होती है हाइजीन के कारण, मतलब हाइजीन ना होने के कारण, ठीक है। तो गंदगी होने के कारण, जैसे अफ्रीका जैसी कंट्रीज हो गई जहाँ पे कम स्वच्छता का ध्यान दिया जाता है, वहाँ पे जब बैक्टीरिया के कारण या वायरसेस के कारण कोई बीमारी होती है उसे NTD कहा जाता है, ठीक है। और ये बीमारियाँ बच्चे क्या होती है कि चूँकि गरीब देश हैं, हाइजीन है नहीं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल होती है और संक्रामक हो गई तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, तो इसलिए जो है इन डिजीज़ को क्या कहा जाता है, NTD कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसका उपचार है, तो उपचार क्या है, कोई भी पर्टिकुलर इसके लिए
वैक्सीन नहीं है, कोई पर्टिकुलर इसके लिए डिजीज़ नहीं है। अगर ये शुरुआत में पकड़ में आ जाए तो इसका इलाज हो सकता है, लेकिन जब ये सीवियर कंडीशन में पहुंचता है तो इसका इलाज लगभग जो है इम्पॉसिबल है। और इसके लिए जो है आपका मल्टी ड्रग थेरेपी, इसे MTT कहा जाता है, MDT कहा जाता है, वो जो है इसके लिए ली जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, मल्टी ड्रग थेरेपी MDT जो है इसके लिए लिया जाता है। तो लेप्रेसी के बारे में इतना याद रखिएगा। और जॉर्डन जो है आपका पहला ऐसा कंट्री बना है दुनिया का जिसे कि WHO के द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। अब जो है शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं आज की। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ है, भारत की नदियों के महत्व का जश्न मनाते हुए नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ONGC में नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये तो आपका नदी उत्सव है, नई दिल्ली में हुआ है, बस इतना सा आपको याद रखना है। दूसरे क्या है बच्चे, जब नदी उत्सव हुआ है तो यहाँ पे एक नदी पे बहुत फोकस किया गया था, एक नदी के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। तो कौन सी नदी है ये? नदी का नाम है आपका कंसावती। ठीक है, कंसावती नदी है, इसे कसाई भी कहा जाता है, इसे कोसे नाम से भी जाना जाता है। अब पूछा जाएगा कि ये नदी कहाँ पे बहती है। ये नदी जो है आपके पश्चिम बंगाल राज्य से छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसका मतलब जो आपका पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, आपका झारखंड वाला एरिया, यहाँ से जो आपकी नदी बहती है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, नाम है आपका कंसावती नदी। अगली जो न्यूज़ है बच्चे वो है इन आर्टिस्ट से। आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति है, उनके चारों तरफ जो है आपके बहुत सारी पोर्ट्रेट हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। तो आपको पता है कि ये जो फ़ोटोज़ बनाई गई हैं ये बिना किसी पेंट से बनाई गई हैं, बिना किसी ब्रश से बनाई गई हैं। ठीक है, इस फोटो को बनाने के लिए इस व्यक्ति ने जो है इस्तेमाल किया है अनाज, सिर्फ अनाज का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जो मिलेट्स होते हैं ना, मिलेट परिवार के बहुत सारे अनाज होते हैं, देखने में जो है अलग अलग उनके कलर होते हैं, अलग अलग टेक्सचर के वो अनाज होते हैं। ठीक है, आपका जैसे जौ हो गया, बाजरा हो गया, इस तरीके की चीज़ें, तो उनका इस्तेमाल करके ये व्यक्ति क्या करते हैं, ये बनाते हैं पोर्ट्रेट। और इसी तरीके से बच्चे इन्होंने 50 से ज़्यादा बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ की पोर्ट्रेट बनाई है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद है न्यूज़। उसके बाद आपका पहले तो नाम याद रखिएगा, विशाखापट्टनम के कलाकार हैं मोका विजय कुमार, इनका नाम है। इन्हें जो है आपका IBR असाधारण उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा अपना नाम दर्ज करने के लिए इन्हें मौका दिया गया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो लगभग 50+ जो है पोर्ट्रेट इन्होंने बनाई है। और पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कि किसी प्रकार का चित्र बनाने के लिए बिना ना किसी पेंट का इस्तेमाल किया है, ना किसी ब्रश का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, इनका नाम जो है अभी आपका IBR अचीवर में है, यानी कि इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। ठीक है, नाम है इनका मोका विजय कुमार, इतना आपको याद रखना है। अगली जो आपकी न्यूज़ है अगेन NTPC से रिलेटेड है। अब NTPC क्या कह रहा है, NTPC कहता है कि स्वदेश निर्मित 700 मेगावाट क्षमता का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, ठीक है, नाम क्या है इसका, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावत भाटा। रावत भाटा का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। तो रावत भाटा में बच्चे आपकी एक चीज़ नई शुरू की जा रही थी, फिलहाल वो जो है इस साल के अंत में शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शुरू किया जा रहा था, रावत भाटा की इकाई ने 7 ने क्रिटिकलता नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया की शुरुआत कर ली है और इस वर्ष के अंत में वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन के लिए जो है आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी कंट्रीज में बच्चे बहुत सारे ऐसे रिएक्टर हैं जो कि NTPC चलाता है। अभी जो है आपका 28 से ज़्यादा ऐसे रिएक्टर हैं जिन्हें कि NTPC जो है आपका चलाता है। तो NTPC ने फिलहाल ये कहा है कि ये जो आपका रावत भाटा वाला परमाणु ऊर्जा परियोजना है ये जो है आपका काम करने के लिए तैयार है, पूरी तरीके से इसे भारत में बनाया गया है, स्वदेश निर्मित है और ये जो है इस साल के अंत में वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, बाकी NTPC की अगर हम बात करें तो NTPC के और भी जो है यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट हैं भारत में। ठीक है, परमाणु रिएक्टर हैं तो इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे बच्चे आपको याद रखना है, सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं राजस्थान में है, कोटा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट है। फिर आपका यहाँ पे गुजरात में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जो है आपका काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट है। नीचे आएंगे साउथ में तो यहाँ पे आपका तारापुर है जो कि महाराष्ट्र में है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और नीचे आएंगे यहाँ पे आपका कर्नाटका है, यहाँ पे आपका कैगा है, कैगा जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, ये आपका कर्नाटका में है। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आपका नरोरा है। ठीक है, नीचे आएंगे तमिलनाडु में तो तमिलनाडु में आपके 2 हैं, एक तो आपका मद्रास है, एक आपको कुदानकुलम है। ठीक है, तो इसमें से किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है रावत भाटा की। ठीक है, राजस्थान वाला जो परमाणु ये परियोजना है इसकी बात हो रही है। इसके बारे में NTPC ने कहा है कि ये भी जो है आपका पूरी तरीके से बन करके तैयार है और ये भी जो है इस साल लास्ट में अपना काम करना शुरू कर देगा। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे सिर्फ आपको नाम याद रखना है बच्चे। अगले जो चीफ मार्शल हैं इंडियन एयरफोर्स के वो जो है आपके बनेंगे मिस्टर अमरप्रीत सिंह। ठीक है, मिस्टर अमरप्रीत सिंह जो है अगले वायुसेना के प्रमुख होंगे। अभी जो है डॉक्टर VR चौधरी ये जो है इस महीने रिटायर हो जाएंगे, तो अगले महीने से हमारे जो इंडियन एयरफोर्स हैं उसके जो नए चीफ हैं वो बनेंगे आपके अमरप्रीत सिंह। तो यहाँ पे सिर्फ नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इनका अगली जो न्यूज़ है बच्चे ये आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ है, श्रीलंका से रिलेटेड है। श्रीलंका में आपको याद होगा 2022 में क्या हुआ था,
यहाँ पे इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी। जब इकोनॉमी कोलैप्स हो गई तो जब एक अर्थ व्यवस्था ही आपकी कोलैप्स हो गई थी, उसके बाद में शासन प्रशासन सबका सब जो है आपका कोलैप्स हो गया था। तो यहाँ पे 2022 के बाद में अब जाकर के 2024 में चुनाव करवाया गया और चुनाव का रिजल्ट आ गया है। तो एक वामपंथी नेता है, इनका पार्टी का नाम याद रखिएगा, नेशनल पीपल्स पावर जो है इनकी पार्टी का नाम है। इस पार्टी के आपके नेता हैं, इनका नाम है अनुराग कुमारा दिसानायके। अनुराग कुमारा दिसानायके नाम है। तो ये श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए गए हैं, मतलब इन्होंने चुनाव जीत लिया है। ठीक है, तो 2022 के बाद में अब जाकर के 2024 में यहाँ पे आपका चुनाव हुआ है और चुनाव जो है आपका जीत दिया गया है अनुराग कुमारा दिसानायके के द्वारा। इतना आपको याद रखना है, सिर्फ व्यक्ति का नाम और किस पोस्ट पे आपके इलेक्शन जीते हैं और कौन सी कंट्री है। कंट्री आपका श्रीलंका। कंट्री कौन सी है आपकी? श्रीलंका है। आपको पूछा जाएगा इनकी पार्टी कौन सी है, तो नेशनल पीपल्स पावर जो है इनकी पार्टी है, ये आपको याद रखना है। तो ये बच्चे आप हमारे पड़ोसियों की न्यूज़ है, ये आपको इतनी याद रखनी है। ठीक है, तो बहुत सारी आज जो है स्टैटिक चीज़ें वाली आपको न्यूज़ मिली हैं। स्टैटिक पॉइंट आपका याद रखना बहुत ज़रूरी है जब आप आरआरबी का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। करंट तो आपका डायरेक्ट आएगा, उसके साथ में जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो भी आपको पूछी जाती हैं। ठीक है, बाकी बच्चे किसी तरीके के अगर आप आरआरबी की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका टेक्नीशियन है, एएलपी है, या फिर आरआरबी जेई है, या फिर आरआरबी एनटीपीसी है, एक फाउंडेशन बैच जो है आपके लिए है। मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए। जो सिविल वाले बच्चे हैं आपके लिए मेक इट इजी सिविल मोबाइल एप्लीकेशन है। वहाँ पे जाकर के आरआरबी की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो भी आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको सही लगे, आपको एक बार ज़रूर चेक करना है। और हर चीज़ का बच्चे डेमो आपको दिया गया है, चाहे आप ई बुक लेते हैं, चाहे आप वीडियो लेक्चर्स वाले कोर्सेस लेते हैं, हर चीज़ का वहाँ पर डेमो है। पहले डेमो चेक करना है, उसके बाद में जो है वो चीज़ें अपनानी है। और कंटेंट की गारंटी हमारी तरफ से है, बेस्ट कंटेंट होगा। ठीक है, किसी भी तरीके के जो है आपके कोई भी ऐसा नहीं है कि हम सारे एग्जाम्स के लिए आपका एक ही कोर्स है। ये सिर्फ आरआरबी के लिए, आरआरबी चूँकि इसमें सारे के सारे एग्जाम्स एक जैसे होते हैं, सबका पैटर्न एक जैसा होता है, तो सभी के लिए जो है आपका एक जैसा कोर्स बनाया गया है। एक फाउंडेशन कोर्स है जिसको पढ़ करके जो है आरआरबी का कोई भी एग्जाम आप लोग देख सकते हैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।